Good morning, student. Now, today we have to start a new chapter, that is biological classification. In the last chapter, we have discussed about the different ways of classification, binomial nomenclature. Now, in case of biological classification, classification means arranging the organisms in such a manner that they can be studied easily. जो डाइवर्सिटी हमने लास्ट क्लास में देखा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. यदि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी डाइवर्सिटी को यदि हमको रिकॉल करना है, याद करना है या हमको उसको सिस्टमेटिक वे में रखना है तो उसका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो क्लासिफिकेशन की बात है. यदि मैं जैसे जब से ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ है तब से वो कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा था. जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ा, क्लासिफिकेशन पहले स्टार्टिंग में जो बेस्ड था वो बेसिस पे किस बेसिस पे था? वो बेसिस पे था कि यूज क्या है हमारा, यूजेस के ऊपर कि ये हमारे क्लोथिंग के लिए यूज हो रहे हैं, ये हमारे फूड के लिए यूज हो रहे हैं, तो इन बेसिस पे शेल्टर के लिए यूज हो रहे हैं. तो ये वो बेसिस से जिनके ऊपर इनिशियली क्लासिफिकेशन किया है. आ रही मेरी बात कि ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, ये नॉन डोमेस्टिक एनिमल है. इस तरीके का क्लासिफिकेशन इनिशियल लेवल पे था, शुरुआत. बाद में यदि सबसे पहला बेसिक इनिशियल किसी को क्लासिफिकेशन की बात आती है कि क्लासिफिकेशन किसी ने कहा या वर्ड दिया तो वो थे एरिस्टोटल. और एरिस्टोटल ने एक्चुअली में टू किंगडम क्लासिफिकेशन. अब आप चाहें तो टू किंगडम कहिए या दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया. एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो ये था कि प्लांट और एनिमल, यानी जितने अर्थ में एनिमल मौजूद हो सबको एक साथ रख दिया और जितने भी प्लांट थे उनको एक साथ रख दिया. थोड़ा बहुत उन्होंने प्लांट में क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने प्लांट में क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे? ट्री, हर्ब और श्रब. श्रब पहले कर देता हूं. ट्री, श्रब, तो ये तीन भागों में डिवाइड किया, ट्री, हर्ब और श्रब. अब दरअसल आप ट्री, हर्ब, श्रब या 6th क्लास में पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन कि ट्री क्या होती है, हर्ब क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं. तो ये तीनों तरीके का आपने ट्री में देखे. एनिमल में उन्होंने जो फर्दर इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस किया कि ऑर्गेनिज्म विथ रेड ब्लड, जैसे ऑर्गेनिज्म जिनका खून कैसा था, रेड कलर का था, और ऑर्गेनिज्म विदाउट रेड. ये इनिशियल क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटल ने शुरू में दिया था या क्लासिफिकेशन उन्होंने कहा था. यानी ऑल ओवर अर्थ के जितने प्लांट थे उनको सबको एक साथ रख दिया, एनिमल्स को एक साथ रख दिया. और ये क्लासिफिकेशन थोड़े बहुत दिनों तक नहीं, बहुत दिनों तक कहा. इवन दो लीनियस के टाइम तक ये क्लासिफिकेशन रहा. और इसके पहले वाले चैप्टर में हमने एक बात की कि कार्ल वॉन लीनियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ऑर्गेनिज्म का नेम प्रोवाइड करने के लिए नाम कैसे रखा जाए ये बात की. लेकिन क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पे था, दो ही ग्रुप में डिवाइड किया गया था. अब ये अलग बात थी कि फिर इसको भी और सब ग्रुप या सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, चाहे वो फाइलम हो, चाहे वो ऑर्डर हो, फैमिली हो, क्लास हो, तो वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया. बट इनिशियली यही वो प्रोसेस थी जिसके थ्रू प्रोसेस. लेकिन कुछ समय बाद ये लगने लगा कि ये जो वे है, सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये बड़ा परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है. और आप ये मानकर चलिए कि जैसे जैसे एवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, नई चीजें आपको पता चलती जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि पुराना उतना अच्छा नहीं था, उतना बेहतर नहीं था. उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप अपनी कॉपी के आप जब आप कोई क्लास पढ़ रहे होते हैं तो आप जब आपका सेशन खत्म होने वाला होता है तब, और आप अपने पहले चैप्टर को देखिए तो आपको ऐसा लगता था यार ये पहले चैप्टर मैंने बड़ा अच्छा साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ है, या इसमें मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, जबकि ये 15वें चैप्टर 18वें चैप्टर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. कहने का मतलब यह है कि पहले चैप्टर से 15वें चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते तक आपने क्या हुआ, इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई, और उस इवोल्यूशन को देखते हुए आपको अपना खुद का पुराना काम उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देगा. ठीक वैसे ही जब हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और
उनकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं तो हमको पता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पास भी सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, तो दोनों के एक साथ रख दिया। लेकिन पता चला इसमें ये प्लांट है और ये क्या है, एनिमल है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको अलग होना चाहिए। तो जितनी ज्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, जितनी ज्यादा हम उनकी फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन की प्रोसेस को जानेंगे, उतना जितना कैरेक्टर जानेंगे उसके हिसाब से हम इनको और डिवीजन करने में हमको जो है तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से दो पार्ट में केवल प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। और यही ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें दिमाग में आई जिनको लेकर हमने इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। देखिए, जब भी किसी के सिस्टम में, जैसे हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, किसी भी सिस्टम में जब कुछ ऐसी चीजें हो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, तभी उस सिस्टम को बदलने की जरूरत पड़ती है। जब तक वो सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टू किंगडम की क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम थी जो हमको देखने को मिल रही, वो देखने को मिल रही थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को ही एक साथ रखा हुआ था। तो ये बड़ा मुश्किल था कहना कि किसमें प्रोकैरियोटिक है, किसमें यूकैरियोटिक। नंबर ऑफ सेल को लेकर यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, ये भी आप नहीं बता सकते थे उनको देखकर, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कि वो फोटोसिंथेटिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनके कारण प्रॉब्लम थी इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमको और ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या करना है, to be included in process of क्लासिफिकेशन। तो हमको क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में और ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर क्लासिफाई करना था ताकि और प्रिसाइज मैनर में क्लासिफिकेशन हो जाए। अब उसके लिए हमने कौन कौन से कैरेक्टर लिए, तो सबसे पहले हमने कैरेक्टर लिया नेचर ऑफ सेल, हमने कैरेक्टर में लिया नंबर ऑफ सेल कि कोई ऑर्गेनिज्म कितने सेल्स का बना हुआ है, फिर हमने लिया उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने उनमें और लिया तो हमने ले लिया कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल या नेचर ऑफ सेल वॉल, फिर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनके अलावा, तो इस तरीके से बहुत सारे बिहेवियर या यूं कहिए कि बहुत सारे कैरेक्टर हमने लिए और उन कैरेक्टर के बेसिस पे हैबिटेट हो गया एक हैबिटेट, तो उन 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 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हमने इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और बाइफरकेट करने की कोशिश की। तो जब हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बाइफरकेट करने की कोशिश की तो हमको क्या मिला, सबसे पहले था टू किंगडम, और इस टू किंगडम में कौन कौन से प्लांट थे और एनिमल। याद रखिएगा जब आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में भी पहुंचेंगे, क्योंकि अभी जो सबसे हाईएस्ट पे चल रहा है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, हो सकता है आने वाले 5 महीने 6 महीने 2 साल 4 साल बाद आपको 7 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिखाई देने लगे और ऐसा आपको साइंटिस्ट कहें कि ये जो ऑर्गेनिज्म अभी हम एनिमल में रख रहे थे इसको भी हमको अलग रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो एनिमल के बाकी ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है, जैसे जैसे आप इवोल्यूशन की प्रोसेस में जाएंगे आपको नई नई वेराइटीज मिलती हुई चली जाएगी। तो हमने कहा टू किंगडम में प्लांट और एनिमल था, फिर टू किंगडम से इवॉल्व हुआ जिसको हमने कहा क्या, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। दरअसल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वो था जहां पर पहली बार ये कहा गया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल उनको अलग कर दिए, तो पूरा प्रोकैरियोटिक जो नेचर की जितनी भी सेल थी उनको अलग कर दिया गया और बाकी यहाँ दोनों में यूकैरियोटिक सेल रखी गई और यही यूकैरियोटिक सेल में एक तो प्लांट को फॉर्म कर रही थी, एक एनिमल को फॉर्म कर रही थी, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक निकला इसमें पूरा का पूरा फाइलम आ गया जिसको हमने कहा था क्या, जिसमें कंस्ट्रेन होते थे बैक्टीरिया, बाद में इस फाइलम का नाम हमने रखा है क्या, मोनेटा। लेकिन मैं अभी फिलहाल नाम पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो थोड़ा सा इलॉबरेट हुआ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में चेंज हुआ। और यहाँ पर थ्री किंगडम कैसे बना, प्लांट और एनिमल थे तो एक यूकैरियोटिक का एक अलग ग्रुप बना दिया हमने और प्रोकैरियोटिक का अलग ग्रुप।
समय बाद कुछ और लोगों के दिमाग में चीजें हैं। लोगों को लगा कि भाई ठीक है, ये 2 किंगडम बना हुआ है, ये 3 किंगडम बन गया, अभी 3 किंगडम से आगे क्या प्रोसेस बनेगी। देखिए, तो 3 किंगडम यदि मैं आगे बढ़ूं तो आया कौन सा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम में क्या था, हमने प्रोकैरियोटिक अलग कर दिया था ऑलरेडी और हमने यूकैरियोटिक अलग कर दिया। अब कुछ का मानना था कि प्रोकैरियोटिक में तो पहले से बैक्टीरिया पूरे के पूरे हैं, तो एक तो ये फाइलम है। यूकैरियोटिक में भी हमने यहाँ 3 क्या डाला था, प्लांट और एनिमल डाला। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यूकैरियोटिक में भी तो प्लांट और एनिमल हैं, इनमें भी एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि यार जितने यूकैरियोटिक आपको सबको एक साथ डाल दिया, यूकैरियोटिक में भी कुछ ऐसे होंगे जो एक सिंगल सेल के बने होंगे और यूकैरियोटिक में कुछ ऐसे होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे। उनका कहना था कि यूकैरियोटिक से भी जो यूनिसेलुलर है उनको आप निकाल दिए। तो यूनिसेलुलर को हमने निकाल लिया और जैसे यूनिसेलुलर को निकाला तो बाद में इससे एक फाइलम बना जिसका नाम था क्या, प्रोटिस्टा। ये क्या था, मोनेरा। और ये यूकैरियोटिक के बाकी ये प्लांट और एनिमल ये दोनों किसमें आ गए, मल्टी सेलुलर में आ गए। मींस मल्टी सेलुलर के अंदर 2 फाइलम होंगे। तो टोटल 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आया, एक तो आया मोनेरा जो पूरी तरीके से प्रोकैरियोटिक था, फिर आया यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल। इज इट क्लियर? कुछ समय बाद ऐसा लगा कि ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी सही नहीं, तो क्या बना फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बना, प्रोटिस्टा पहले से बना हुआ था, देन मैंने प्रोटिस्टा लिख दिया पहले, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा। अब यहां पर आप देखिए कि बना था प्लांट और आखिरी में क्या था, एनिमल। लेकिन प्लांट में दरअसल कुछ ऐसे प्लांट थे, प्लांट की क्या खासियत जानते हैं कि इनमें सेल वॉल मौजूद होती है। बैकमोनेरा में भी क्या होता था, सेल वॉल मौजूद थी। तो प्लांट में ऐसे थे जिनमें सेल वॉल मौजूद थी, पर कुछ आगे देखा गया कि सेल वॉल तो मौजूद है, लेकिन प्लांट का और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक और फीचर है वो है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट थे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, ऑल्दो दे हैविंग सेल वॉल। आ रही बात समझ? और कहा गया कि यदि वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते हैं तो उनको आप प्लांट में क्यों रखे हुए हैं। और तब ये प्लांट के फिर 2 टुकड़े हुए, एक हुआ फंगल जिसके पास सेल वॉल तो थी लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता था, और दूसरा ग्रुप रह गया क्या, प्लांट का अपने नाम। तो आप देखिए ये एक फाइलम, ये दूसरा, ये तीसरा सॉरी किंगडम, ये चौथा और ये 5वां। तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हमको देखने को मिलने लगा। आप ये भी बात समझ जाइएगा कि चाहे वो 2 किंगडम रहा हो या 5 किंगडम रहा हो, प्लांट और एनिमल ये प्रोमिनेंट रहे हैं। हाँ, इन्हीं में से कुछ निकल कर हमने अलग अलग फाइलम बना दिए हैं। किसी को मोनेरा नाम दिया, किसी को प्रोटिस्टा दिया और किसी को फंगाई नाम दिया। तो होप आपको क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद ये चार्ट है एक तरीके का, दिमाग में एक बार बैठ गया तो फिर कभी भूलने वाला नहीं कि ये किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है। अब 1969 में साइंटिस्ट का नाम था आर्यभट्ट, और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया। अब जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कैसे होता है। हालांकि आप 11th में पहुंच गए, 9th में ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल जब तक हम 9th में रहते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं और हम कितना याद रखते हैं ये भगवान की मालिक। तो चूंकि अब 11th में भी है और आपको अब चूंकि आपने बायोलॉजी ऑप्ट कर लिया है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अब आप थोड़ी हर एक चीज को दिमाग में बैठाते हुए जाइए, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जनरेट होते हैं, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। और यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा
तो कहीं ना कहीं आप बाद में परेशान होंगे जब हम आगे थ्योरीज और पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि इनिशियल चीजें भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जहां तक विक्टर साहब का सवाल था, जो मैंने भी क्लासिफिकेशन आपको बताया, मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा 5 किंगडम का, दोनों तरीके से बताऊंगा। आप पहले बात करेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया, और बाद में बात करेंगे कि कैसे कैसे वो फाइलम बनते हैं। तो सबसे पहले विक्टर साहब ने कहा भाई 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो पूरे ऑर्गेनिज्म को, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक तो यूकैरियोटिक। अब सबसे बड़ी बात है प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास जिन स्ट्रक्चर्स के या जिन सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो मौजूद था, लेकिन उनको कवर करते हुए कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं थी, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं था। ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ये आपने लास्ट छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ। और यूकैरियोटिक उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो सबसे पहले हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो था क्या प्रोकैरियोटिक और दूसरे क्या थे यूकैरियोटिक। हमने कहा कि जो 2 भाग हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक अर्थ में मौजूद हैं उन सबको हमने एक ही साथ एक ही ग्रुप में मर्ज कर दिया और उसका नाम दिया क्या मोनेरा। क्या नाम दिया उसका मोनेरा। अब ये मोनेरा का जो सबसे बेसिक जो मेंबर था वो है कौन बैक्टीरिया। लेकिन आप ये समझ जाइए कि अर्थ में यदि कहीं पर भी कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है तो आप उसको बिना ज्यादा दिमाग लगाए कौन से फाइलम में रख सकते हैं, मोनेरा में रख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक है मोनेरा में जाने दो, हमको देखने की भी जरूरत नहीं है वेदर ही बिलोंग्स टू यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, किसी भी तरीके का। यदि उसकी सेल की कंपोजिशन प्रोकैरियोटिक है इट विल बी केप्ट इन मोनेरा। इज इट क्लियर? अब बात आ गई यूकैरियोटिक। देखिए अब यूकैरियोटिक में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, तो क्या किया जाता है, तो बोला गया कि यदि यूकैरियोटिक है तो फिर अगला जो कैरेक्टरिस्टिक हमको देखना है जिसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे वो था नंबर ऑफ सेल। ये क्या था हमारा टाइप ऑफ सेल से शुरुआत की है, किस तरीके की सेल, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। और ये हमारा कौन सा है नंबर ऑफ सेल। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में नंबर ऑफ सेल को हम नहीं ले रहे हैं, हम कहां ले रहे हैं यूकैरियोटिक। तो नंबर ऑफ सेल में यदि एक सिंगल सेल से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है तो उसके लिए वर्ड क्या है यूनी सेलुलर। और यदि एक से ज्यादा सेल है तब हो जाएगा क्या हो मल्टी सेलुलर, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म यदि वो यूकैरियोटिक सेल टाइप कैरी करते हैं और यूनिसेलुलर हैं तो उनको सबको मिलाकर एक फाइलम बना, नाम था प्रोटिस्टा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं इनिशियली ये पूरा का पूरा प्रोटिस्टा का फाइलम आइदर प्लांट के साथ था या एनिमल के साथ। आ रही मेरी बात सुन, प्लांट और एनिमल के साथ था मतलब यदि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती थी तो उसको एनिमल में हम लोग पढ़ते थे, और यदि इस यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के साथ सेल वॉल मौजूद होती थी तो हम किस में पढ़ते थे प्लांट में पढ़ते थे। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना तो ये पाया गया कि जितने भी यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर हों, चाहे वो सेल वॉल वाले हों या विदाउट सेल वॉल वाले हों, फोटोसिंथेटिक हों या नॉन फोटोसिंथेटिक हों, यदि यूकैरियोटिक है यूनिसेलुलर है इट विल केप्ट इन प्रोटिस्टा। आरी बात समझ। तो अब आपको जो ज्यादा जानने वाले जो आपने नाम सुन रखे हैं मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूं। अमीबा, पैरामीशियम और इन्हीं प्रोटोजोआ में एक बड़ा खतरनाक है जिसका नाम है क्या प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम। तो ये सब के सब किसमें आ गए प्रोटिस्टा में, बिकॉज दे कम्स अंडर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? अब बची बात आई किसकी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर तो पहला हमारा सेल टाइप ऑफ सेल हो गया, दूसरा क्या हो गया नंबर ऑफ सेल हो गया। अब हम जब मल्टीसेलुलर को देखते हैं
तो मल्टी सेलुलर में 2 भाग। फिर से तीसरा क्या है हमारा क्राइटेरिया? तीसरा क्राइटेरिया है प्रेजेंस ऑफ सेल। क्या सेल वॉल कह सकते हैं? क्योंकि प्लांट में यहां लिख लेते हैं क्या? सेल वॉल प्रेजेंट, यहां लिख लेते हैं सेल वॉल अपसेट। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है? सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं। यह है तो ऐसे 5th नंबर का। तो पहला हमारा कौन सा था? मोनेरा। दूसरा क्या बना? प्रोटिस्टा। तीसरा और चौथा यहाँ बनेगा सेल वॉल प्रेजेंट वाले। फिलहाल हमने देख लिया कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म के पास यदि वो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, नहीं है, मतलब सॉरी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते तब तो यहाँ आते प्रोटिस्टा में, लेकिन यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर है और उनके पास सेल वॉल नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? एनिमल किंगडम। लेकिन यदि यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और सेल वॉल प्रेजेंट वाले हैं तो उनको किस में जाना चाहिए? प्लांट में जाना चाहिए। शुरू में इसको प्लांट ही कहा जाता था, प्लांट में सबको रखा जाता था। बाद में पाया गया कि प्लांट की एक और खासियत होती है। वो कौन सी 4th नंबर की खासियत है? वो है फोटोसिंथेटिक नेचर। आप इसे ऑटोट्रॉपिक नेचर भी कह सकते हैं। फोटोसिंथेटिक मींस जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करे? फूड का फॉर्मेशन करे। या ऑटोट्रॉपिक नेचर जिनमें वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे। दरअसल प्लांट वाले केस में कुछ ऐसे प्लांट थे जिनके पास सेल वॉल तो मौजूद थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक नेचर, तो यहां आप लिख सकते हो क्लोरोफिल अब्सेंट। मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होने के साथ साथ इनमें क्या है? क्लोरोफिल अब्सेंट है। जबकि इस वाले में सेल वॉल प्रेजेंट होने के साथ साथ क्लोरोफिल क्या है? प्रेजेंट। साइंटिस्ट ने जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट थे उसको क्या कहा? प्लांट या प्लांटी। और जिनमें क्लोरोफिल अब्सेंट थी, तो क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उनको उन्होंने नाम दिया क्या? तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फॉर्मेशन हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। कौन कौन से हमको लेना? सबसे पहले सेल टाइप, टाइप ऑफ सेल, देन नंबर ऑफ सेल, देन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, देन फोटोसिंथेटिक नेचर। इसी को आप कह सकते हैं क्या? न्यूट्रिशनल हैबिटेट, न्यूट्रिशन उनका किस तरीके का। तो इनके बेसिस पे देखिए ये एक बेसिक है जिससे हमने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम ध्यान रखते हैं जब इनको और आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जीनस, अलग अलग तरीके के जीनस आपस में कंबाइन होकर फैमिली बनाते हैं, अलग अलग फैमिली आपस में कंबाइन होकर ऑर्डर बनाते हैं, अलग अलग ऑर्डर कंबाइन होकर आपस में क्लास बनाते हैं, अलग अलग क्लास आपस में कंबाइन होकर एक फाइलम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। तो हो सकता है कि ये सभी प्रोटिस्टा हों, अमीबा भी प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा है, प्लाज्मोडियम भी प्रोटिस्टा है, लेकिन ये तो किंगडम है, ये तो फाइलम है एक तरीके का। इसके आगे आप जाएंगे प्रोटिस्टा में तो आप पाएंगे कि ये सब तीनों के तीनों किसमें आते हैं? एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोजोआ। और अलग अलग है प्रोटिस्टा में भी, हम आगे क्लास में पढ़ेंगे तब हम इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ में भी अमीबा एम्बोइड, पैरामीशियम सिलिएटेड, प्लाज्मोडियम स्पोर्स, वहां पे भी ये फिर सब डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी आर्गन। तो एक बेसिक है क्लासिफिकेशन का जो हमको समझ में आ गया। और क्यों ऐसा किया हमने? पहले हम इन पूरों को, चाहे वो
प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म उनको आधे प्लांट में आधे एनिमल में डिवाइड कर देते थे। ये फंगस को भी हम प्लांट के अंदर ही पढ़ते थे, क्योंकि जब ये मानकर चलते थे कि सेल वॉल मौजूद है तो प्लांट ही होगा। पर बाद में जैसे जैसे हमको ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक पता चली, हमको लगा हम फंगस को गलत में प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल तो है लेकिन एक और क्या चीज नहीं है, क्लोरोफिल। आप ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक का जो मोनेरा होता है, बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है ना। आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर, कि बैक्टीरिया अपने आप को किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करने के लिए चारों तरफ अपने क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं। तो एक बार उनकी सेल वॉल बन गई तो फिर एंटीबॉडीज उनके ऊपर जल्दी से अटैक नहीं कर पाते, जबकि वायरस ऐसा नहीं करता। तो यदि ये बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं, और इसीलिए वहां उस चैप्टर में जो बायोलॉजी फॉलिन का जो चैप्टर था 9th क्लास का, वहां बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन डालते हैं, ताकि वो सेल वॉल ही ना बना पाए और हमारा एंटीबॉडी आसानी से उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। तो सेल वॉल तो ये भी बनाता था, तो पहले ये इसको भी कहाँ रखते थे, प्लांट वाले में, लेकिन हकीकत में वो प्रोकैरियोटिक सेल है। उसकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो अलग है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। यहाँ पर जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन अलग है। फंगस में जो सेल वॉल बनी है वो अलग कंपोजिशन की है, और प्लांट में जो सेल वॉल बनी है वो सेलुलोज की है। तो आप ये भी पढ़ेंगे जब आप प्रोकैरियोटिक के बारे में, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगस के बारे में, अभी आपको डिटेल भी पढ़ना है इसी चैप्टर में। तब आप वहां देखेंगे तो पाएंगे कि सेल वॉल तो है लेकिन उसकी क्वालिटी अलग है। अरे बस हमने कपड़ा तो खरीद लिया, पर वो सिल्क का है, वो कोसे का है, या वो कॉटन का है, या किसी और दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, उस पर डिसाइड होता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ परचेस क्या है। इज इट क्लियर? सो होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ये क्लासिफिकेशन इसीलिए था ताकि जो एम्बिगुइटी थी कि इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल है, या इसमें ये फोटोसिंथेटिक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, फिर भी एक साथ रखा हुआ है, जैसे फंगस और प्लांट को हमने एक साथ रखा हुआ है, ठीक। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को हमने एक साथ सेल वॉल में एनिमल में रखा हुआ है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हमने उसको थोड़ा सा और बाइफरकेट किया और इस तरीके से क्लासिफिकेशन बनाया। आज तक की डेट में हम इसी का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हमारे पास इसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे मोनेरा के बारे में, हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, हर एक फाइलम के बारे में एक एक क्लास में हम उसको कवर करते हुए चले जाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड।